बीएससी फिजिक्स की एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की ये वीडियो बीएससी फिजिक्स यानी कि सेमेस्टर 1 की चल रही थी, तो उसी की नेक्स्ट वीडियो है। और इससे पहले हमने द्रव्यमान केंद्र के बारे में वीडियो बनाई थी, जो कि द्रव्यमान केंद्र की परिभाषा, उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस हमने करा दिए थे, यानी कि डेरिवेशन थे 2-3 जो आपकी बीएससी में परीक्षा में आते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस यूनिट का ये लगभग लास्ट टॉपिक है। इसके बाद में और एक आध टॉपिक जो भी होगा वो देखा जाएगा, लेकिन अब तो कोई टॉपिक बचता नहीं है इस यूनिट में जो पेपर के हिसाब से इंपॉर्टेंट है या पेपर में आ चुका है कोई भी चीज। तो आज का टॉपिक कार्य ऊर्जा प्रमेय। कार्य ऊर्जा प्रमेय को समझेंगे। 9वीं 10वीं 11वीं में आपने जो पढ़ा था, यानी कि 11वीं की फिजिक्स में पढ़ा होगा, 9वीं की फिजिक्स में भी आपने पढ़ा होगा ये कार्य ऊर्जा प्रमेय, राइट। तो उसी चीज को थोड़ा सा और बेहतर तरीके से समझेंगे और बीएससी में किस तरीके से आपको परीक्षा में लिखना वो चीज सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, वर्क एनर्जी थ्योरम, कार्य ऊर्जा प्रमेय। जैसे कि आप जानते हो कि ऊर्जा को ना तो हम क्या करते हैं उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही हम ऊर्जा को नष्ट कर सकते हैं। ऊर्जा का क्या करते हैं हम एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज आप जानते हो, पहले ही आपने सीखा है कि ऊर्जा ना तो नष्ट हो सकती है। पूरे ब्रह्मांड की जो ऊर्जा होती है वो नियत रहती है। क्यों? क्योंकि हम कोई किसी न किसी रूप में एक एनर्जी को हम ले रहे हैं या दूसरी एनर्जी हम बना रहे हैं, तो हम एक ही एनर्जी का दूसरी एनर्जी में क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं। उसको हम क्या कर रहे हैं, एक दूसरे में परिवर्तित करते हैं। तो हम कोई भी नई एनर्जी तो हम बना नहीं सकते, ये चीज तो आप जान लीजिए। और जान ही रखा है आपने, 11वीं फिजिक्स में पूरा एक्सप्लेन कर रखा है। तो आज की हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो कार्य ऊर्जा प्रमेय है, तो ये भी उसी से रिलेटेड है। इसमें ये कहा है कि हमने ऊर्जा के बारे में सीख लिया तो ऊर्जा नष्ट नहीं होती है। तो अब ये कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या कहते हैं? कार्य ऊर्जा प्रमेय भी कुछ इसी तरीके से है कि इसमें ऐसा नॉर्मली हम आपको बताएं तो कार्य को ऊर्जा में और ऊर्जा को कार्य में बदला जा सकता है, अर्थात कार्य को ही ऊर्जा में। जैसे नॉर्मली मैं आपसे कहूं, देखिए आपने क्या करा, देखिए हमने क्या किया, अपने अंदर कुछ चीज, जैसे आपको नॉर्मली आज के दिनों में आजकल जिम जाने का शौक रहता है किसी को, तो जिम में जाके क्या करते हो, आपने कुछ खाया, ठीक है। खाने से आपके शरीर में एनर्जी आई। एनर्जी से क्या करा आपने, जिम में जाके डंबल उठाए हैं, बहुत सारा वर्कआउट किया, यानी कि कार्य किया। और कार्य से क्या हुआ, आपके शरीर में एक ऊर्जा और आ गई, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, कार्य किया, कार्य से आपके शरीर में ऊर्जा आ गई, ऊर्जा से फिर आपने कार्य किया, बहुत सारा दिन भर एक्टिविटीज की, खेल कूद किया, तो उससे क्या हुआ, फिर से कार्य हुआ और उस खेल कूद के कारण फिर से शरीर आपका एनर्जेटिक रहा। तो मतलब क्या है, कार्य और ऊर्जा देखो वैसे भी नॉर्मली आपको समझ में आ रहा होगा। आप कुछ चीज खाते हो, खाना खाया तो खाना किस में कन्वर्ट हो गया, आपकी शरीर में एनर्जी दे दी, इसने ऊर्जा दे दी। ऊर्जा से आपने क्या कर लिया, जिम में जाके कार्य कर लिया, यानी डंबल उठा लिए, ये कर लिए, वो कर लिए। तो अब आपने क्या किया, जो एनर्जी थी वो कार्य में कन्वर्ट कर दिया और कार्य करने से आपके शरीर में फिर से ऊर्जा का संचार हुआ, बोलेगे ना, बॉडी सॉडी बनने लगी, एनर्जी आ गई है। तो वही चीज, तो कार्य को ऊर्जा में, ऊर्जा को कार्य में बदला जा सकता है। लेकिन हमको ऐसा नहीं लिखना है। ऐसा होता क्या है इसमें, बेसिकली आपको परीक्षा में क्या लिखना है वो चीज सीखो। जैसे कि आपसे देखिए, नॉर्मली मैं आपसे बात कर रहा हूं कि ये कोई वस्तु है, नॉर्मली कोई भी वस्तु है, कोई ऑब्जेक्ट है, इसका जो द्रव्यमान है वो m है और ये प्रारंभ में क्या हो रहा है, u वेग से मूव कर रहा है, यानी चल रहा है। प्रारंभिक वेग इसका u है, ओके। अब ये अपने आप में चले जा रहा है, एक स्थिर वेग से चला जा रहा है, नियत वेग से चला जा रहा है। अब हमने क्या किया, इस पर एक कोई बाह्य बल लगा दिया, बाह्य बल F लगाया, इस पर फोर्स लगाया, तो क्या होगा, जब ये इधर चल रहा है, इसकी बल की दिशा में ही हमने एक फोर्स लगा दिया, तो इसका वेग क्या होगा, घटेगा या बढ़ेगा। आपके दिमाग में तुरंत आएगा कि यदि ये 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रहा है और यदि हमने इस पर एक फोर्स लगा दिया तो क्या होगा, इसका वेग और बढ़ जाएगा, है ना। तो मतलब क्या होगा, इसके वेग में क्या आ जाएगा, त्वरण आ जाएगा। जो वेग बढ़ने को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो इसके वेग में क्या आ जाएगा, त्वरण उत्पन्न हो जाएगा। तो अब क्या हुआ, क्या कि जब ये चल रहा था, यहां पर ये चल रहा था, तो इसकी कुछ ना कुछ गतिज ऊर्जा रही होगी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी शुरुआत में कुछ ना कुछ रही होगी। ये काइनेटिक गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा के बराबर होता है 1/2
किसी वस्तु का द्रव्यमान और उसके वेग का स्क्वायर, ये होता है। तो शुरुआत में इसका द्रव्यमान m है और वेग इसका u है, तो u का स्क्वायर 1/2 m u का स्क्वायर, ये हो गया। ये शुरुआत की ऊर्जा है, यानी प्रारंभिक ऊर्जा रही। लेकिन जैसे ही हमने इस पर फोर्स लगाया, इसका वेग बढ़ गया, यानी u से बढ़कर इसका वेग क्या हो गया, v हो गया। द्रव्यमान तो वही रहेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके वेग में क्या आ गया, त्वरण उत्पन्न हो गया। क्यों? क्योंकि हमने इस पर फोर्स लगा दिया। जैसे हमने फोर्स लगाया, इसमें त्वरण उत्पन्न हो गया, तो इसका वेग बढ़ गया। जब ये वेग u से बढ़कर ये हो गया, तो इसमें क्या हो गई, इसमें ऊर्जा, यानी पहले मान लीजिए इसकी ऊर्जा 5 जूल थी, तो हो सकता है कि इसकी ऊर्जा 5 से प्लस ही हो जाएगी, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा हो जाएगी, इसकी ऊर्जा बढ़ जाएगी क्योंकि इसका वेग बढ़ गया, राइट। तो इसकी ऊर्जा में कितना परिवर्तन आया, जैसे कि मान लीजिए मैं कह रहा हूं इसका 7, ये 5 जूल थी, अब कितनी होगी, 7 जूल होगी। कितना परिवर्तन आया, 2 जूल का इसमें परिवर्तन आया, ठीक है। और जैसे हमने इस पर जो बल इस पर लगाया होगा, तो कुछ ना कुछ कार्य किया होगा भाई, बल द्वारा वस्तु पर कुछ ना कुछ कार्य किया हुआ, तो वो W मान लिया हमने। तो ये थ्योरम कहती है कि जब किसी वस्तु पर हम कोई बाह्य बल आरोपित कर देते हैं, अर्थात कोई बाह्य बल लगाने से उस पर किया गया कार्य वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है, अर्थात ये गतिज ऊर्जा में परिवर्तन कर देता है। क्या समझे कि जब हम किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल लगा देते हैं, तो ये बल द्वारा वस्तु पर किया गया कार्य, बाह्य बल द्वारा वस्तु पर किया गया कार्य वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। यानी कि इसके द्वारा जो हमने लगाया, तो इसमें जो वस्तु के गति ऊर्जा में जितना परिवर्तन होता है, वो बल द्वारा वस्तु पर किए गए कार्य के बराबर होता है। अर्थात किसी बल द्वारा वस्तु पर किया गया कार्य उस वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है, ठीक है। समझ में आ गई बात, क्लियर हुआ ना हुआ? तो वही चीज आपकी लिखी हुई है कि किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाने से बाह्य बल द्वारा किसी वस्तु पर किया गया कार्य, बाह्य बल द्वारा किसी वस्तु पर किया गया कार्य वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है, अर्थात W बराबर डेल्टा K। समझ में आ गई बात? इसको और आप अपनी भाषा में लिख सकते हो कि जब हम किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल लगाते हैं, तो बल द्वारा वस्तु पर किया गया कार्य वस्तु में गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है, वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। ये जो कार्य है क्या कर देता है, उतना ही कार्य होता है जितना इसमें ऊर्जा में परिवर्तन, अर्थात ये कार्य ही ऊर्जा में तब्दील हो जाता है, बदल जाता है, यानी गतिज ऊर्जा को बढ़ा देता है। उतना ही कार्य किया जाएगा जितना उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा, अर्थात इसकी गतिज ऊर्जा में उतना ही परिवर्तन होगा जितना इस बल द्वारा इस वस्तु पर कार्य किया गया होगा, ठीक है। जितना जिम में जाके जितने डंबल उठाओगे उतनी ही बॉडी बनेगी, उतनी ही एनर्जी आपके शरीर में आएगी। ऐसा नहीं कि एक डंबल उठाने से ही आप पूरा एक महीने में जितना डंबल उठाओगे उतनी एनर्जी आ जाएगी, नहीं, ठीक। चलिएगा, हो गया। नोट पहला कि यह न्यूटन के प्रथम नियम का ही समाकलन रूप है। क्या ये जो गति ऊर्जा जो प्रमेय है, ये क्या है, न्यूटन के प्रथम नियम का ही एक समाकलन रूप होता है, ये जो पूरा स्टेटमेंट है, ठीक। दूसरा, किसी वस्तु पर परिणामी बल, यानी कई सारे बल लगा दिए हमने, उनके परिणामी बल लगाने से उसका वेग नियत रहता है। यानी किसी वस्तु पर हमने बल लगाए, लेकिन हमने क्या करा, 10 न्यूटन का बल ऐसे लगाया, 10 न्यूटन का बल इधर से लगा दिया, तो इसके वेग में जो प्रारंभिक वेग था वो उतना का उतना ही रहा। तो मतलब क्या हुआ, ऐसे समझो कि ये 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही है, इस पर एक 10 न्यूटन का बल ऊपर से लग रहा है, एक 10 न्यूटन का बल इधर से लग रहा है। तो मतलब क्या हो गया कि इसके वेग पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों बल एक दूसरे के विपरीत दिशा में लग रहे हैं, तो इस पर क्या कर देंगे, बराबर रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। तो अब होगा क्या कि ये वेग नियत रहेगा। जब वेग नियत रहेगा तो इसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, यानी कि अभी भी गतिज ऊर्जा यहां पर भी इतनी है, जैसे कि मैंने 5 जूल मान ली, तो इसका वेग जब चेंज नहीं होगा तो इसकी गतिज ऊर्जा भी कितनी 5 जूल रहेगी। तो इसमें गतिज ऊर्जा में परिवर्तन कितना आया, 0 आया। तो
यदि गतिज ऊर्जा में परिवर्तन जीरो रहेगा तो उसका किया गया कार्य भी बल, इस वस्तु पर बल द्वारा किया गया कार्य भी क्या रहेगा, जीरो रहेगा। क्यों? क्योंकि इसकी ऊर्जा में जब कोई परिवर्तन नहीं होगा तो मतलब इसके द्वारा किया गया कार्य भी जीरो होगा। ये अपने खोपड़ी में कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ ले या आपका एग्जामिनर प्रैक्टिकल में पूछ ले तो आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। कि जब नॉर्मली अब ऐसा नहीं कि ऐसे इस पर बल ही लगाया जाएगा, इसको इधर भी खींच सकते हैं, इसको एक एफ बल लगाकर इधर यानी 10 न्यूटन का बल लगाकर इधर खींच रहे हैं और एक 10 न्यूटन का बल लगाकर उधर खींच रहे हैं, तो भी क्या होगा, दोनों विपरीत दिशा में, तो इनका जो परिणामी, दोनों परिणामी बल का जो इफेक्ट होगा वो जीरो रहेगा। जब इफेक्ट जीरो रहेगा तो इसके वेग पर कोई अंतर नहीं आएगा। जब इसके वेग पर कोई अंतर नहीं आएगा तो मतलब इसकी गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जब इसकी गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा अर्थात डेल्टा के बराबर जीरो होगा, तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों बलों द्वारा इस वस्तु पर जो किया गया कार्य है वो भी क्या है, जीरो है। इनके द्वारा कोई भी कार्य नहीं किया गया फिजिक्स की दृष्टि से। समझ में आ गई बात? चलिए अब इसका प्रूफ, ये जो स्टेटमेंट है इसको हमको प्रूफ करके दिखाना है। कभी कभी क्वेश्चन जो आता है, क्वेश्चन ये आता है आपकी बोर्ड परीक्षा में, कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या है इसको समझाइए तथा इसको सिद्ध कीजिए, या स्टेट एंड प्रूफ वर्क एनर्जी थ्योरम, कार्य ऊर्जा प्रमेय को लिखिए तथा इसको सिद्ध कीजिए। इसको सिद्ध करने के दो तरीके हैं। कार्य ऊर्जा प्रमेय को सिद्ध करने के दो तरीके हैं। एक नियत बल के अंतर्गत हम इसको सिद्ध करते हैं और एक परिवर्ती बल। नियत बल भी आप समझ रहे हो, कांस्टेंट, यदि इस पर एक नियत बल लगाया जाए केवल एक, और एक होता है परिवर्ती बल। परिवर्ती बल का मतलब समझ रहे हो 5 न्यूटन का बल ऊपर की ओर, 10 न्यूटन का बल नीचे की ओर, 3 न्यूटन का बल पीछे की ओर, यानी कि इस पर बहुत सारे बल लगा दे। परिवर्ती बल है अलग अलग प्रकार के बल लगा दिए जाए, या आपका कॉन्स्टेंटली बल ना लगाया जाए, जैसे कि इसमें 10 न्यूटन का बल ही लगाते ही चले जा रहे, नहीं अभी 10 न्यूटन का लगाया थोड़ी देर बाद 50 न्यूटन का लगाया, फिर मतलब आपका क्या कर दिया हमने, परिवर्तन कर करके हमने बल लगाया। ठीक है, समझ रहे हो ना इतना? तो चलिए तो पहले हम बात करते हैं नॉर्मली नियत वेग से, यदि हम इस पर सिद्ध करेंगे, ठीक है, फिर इसका बात करेंगे। चलिए अब हमारे देखिए इसको प्रूफ कर रहे हैं, तो वर्क एनर्जी थ्योरम को हम प्रूफ कर रहे हैं। पहली कंडीशन क्या लगाई हमने, नियत बल के अंतर्गत कार्य ऊर्जा प्रमेय की उत्पत्ति। ठीक है, नियत बल के अंतर्गत हम इसको प्रूफ कर रहे हैं। चलिए हमने क्या माना, हमने मान लिया कि माना कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान कितना है, m है। माना कोई वस्तु या m द्रव्यमान की कोई वस्तु, m द्रव्यमान की, माना ऐसे करो, इसको काट दो, ऐसे लिखो, माना m द्रव्यमान की कोई वस्तु u वेग से गतिशील है। जब इस पर कोई बाह्य बल F लगाया जाता है तो इसके वेग में त्वरण A उत्पन्न हो जाता है। जब वस्तु पर नियत बल F लगाया जाता है तब इसके वेग में त्वरण A उत्पन्न हो जाता है। चलिएगा, और इसका वेग v हो जाता है। तब इतनी थ्योरी लिखनी है। ये भी थ्योरी मैंने बहुत ज्यादा करा दी है, शॉर्ट में देखेगा, स्क्रीन पर दिखाई दे रही है शॉर्ट में थ्योरी, ये लिख सकते हो आप। इतनी थोड़ी सी थ्योरी भी लिख सकते हो आप, कोई नहीं, डिस्प्ले पर दिखाई दे रही होगी, ठीक, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना या इसको कर लेना, आपकी जो इच्छा करे वो कर लेना। सर कौन सी करें हम, ये करें या वो करें, दोनों ही मेरी थ्योरी है, मेरा जो मन आ जाए वो कर लेता हूं, क्योंकि किताब से देख के कराते हैं, जो मन में आ जाए। माना हमारे पास, या ऐसे लिख दो, माना कोई वस्तु जिसका द्रव्यमान m है, जिसका प्रारंभिक वेग u है,
जब हम उस वस्तु पर F1 लगाते हैं तो उसका वेग u से बढ़कर v हो जाता है। बस इतना लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। ठीक, चलिए यहां से कंडीशन आप क्या जानते हो, F बराबर क्या होता है, F बराबर नॉर्मली ma होता है, समीकरण 1 जानते हो ना आप, कोई दिक्कत नहीं है। और कार्य बराबर क्या जानते हो, वी नो दैट, क्या जानते हो हम, कार्य बराबर हम जानते हैं, सॉरी W। वर्क बराबर क्या जानते हैं, कार्य बराबर होता है आपका बल गुणा विस्थापन। S यहां पर क्या है लिख देना, जहां S विस्थापन। विस्थापन क्यों, क्योंकि जब देखिएगा जब वस्तु का वेग u है और जब हमने इस पर फोर्स F लगाया, वस्तु का वेग यहां पर u है, जब हमने इस पर फोर्स लगाया F लगाया तो इसका वेग बढ़ गया, u से बढ़कर क्या हो गया, v हो गया। तो यहां से यहां तक इसको बढ़ने में जब वेग बढ़ा है तो इसने कुछ ना कुछ दूरी भी तय की होगी, क्योंकि इसके वेग में क्या आया, त्वरण आया। त्वरण का मतलब मैं चल रहा हूं, अपनी स्पीड बढ़ा लूं, बढ़ाने से क्या होगा, मैं आगे बढ़ जाऊंगा ना कुछ दूरी तय कर लूंगा, स्पेस, तो हमने s मान लिया। तो जब w बराबर क्या हो जाएगा, fs हो जाएगा, तो w बराबर f की वैल्यू ma हो गई, तोmas आ गया। समीकरण ये 2 मान लीजिए, कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत नहीं है। न्यूटन का तृतीय नियम आपको पता होगा क्या है, सीधे सीधे लिख रहा हूं, न्यूटन के नियम से क्या जानते हो, न्यूटन के नियम से v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as होता नहीं होता। यहां से हम क्या करेंगे, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as, ठीक है, u स्क्वायर को इधर ले आए 2as, क्योंकि हमको s की वैल्यू निकालनी है। तो s बराबर क्या हो जाएगा, s बराबर हो जाएगा आपका, s बराबर देख लीजिए ध्यान से, ये 2 इधर पहुंच जाएगा, तो ये v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बट्टे 2a, ये आ जाएगा। s यहां पे छोड़ दिया, 2a इस पूरे के नीचे नीचे आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। s की वैल्यू यहां पर रख देंगे तो क्या आ जाएगा, समीकरण 2 से w बराबर ma और s की जगह पे ये वैल्यू रख देंगे हम कितना, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बट्टे 2a, ये चीज आ जाएगी, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। a से a कट जाएगा तो w बराबर क्या आ जाएगा, ये m इंटू और ये है अपना v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, ठीक है, इतना आ गया, और a m बट्टे ये 2 आ गया। जब हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, देखिए ध्यान से देखेंगे तो हम देखिएगा यहां से, इसको मैंने क्या कर दिया, इसको अलग अलग कर दो, इसको अलग अलग कैसे कर देंगे, ये 2 बचेगा, तो ये v स्क्वायर बट्टे 2 माइनस u स्क्वायर बट्टे 2, इतना आ गया। अब m की अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 1 बट्टे 2 m v स्क्वायर माइनस 1 बट्टे 2 m u स्क्वायर, ये w बराबर आ गया। w बराबर देख लीजिए ये क्या है, ये अंतिम वेग था। क्या था, जैसे कि हमने बताया था कोई वस्तु u वेग से चल रही है तो ये प्रारंभिक वेग है, और जैसे हमने इस पर फोर्स लगाया F तो इसका वेग कितना हो गया, v हो गया, v यानी अंतिम वेग, ठीक है। इसकी ये वाली प्रारंभिक ऊर्जा हो गई उसकी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, और ये क्या हो गई, ये उसकी अंतिम गतिज ऊर्जा हो गई, क्योंकि अंतिम यहां पर अंतिम, और ये मतलब क्या हो, गतिज ऊर्जा में अंतर हो गया, तो हम इसको बोल देंगे ये, इसको kf का मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी, अंतिम गतिज ऊर्जा, क्योंकि ये अंतिम वेग लग रहा है, माइनस ये हो जाएगा ki, यानी कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, यानी कि प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, और नॉर्मल देखा जाए तो मतलब ये हो गया डेल्टा के, यही तो आपका सिद्ध करना था, W बराबर डेल्टा के, ये गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हो गया। समझ में आ रही है बात, इसको आप देखिए, ये अपने आप में क्या है, जहां पर लिख लीजिए, जहां पर आपको नहीं समझ में आए तो लिख देना, जहां ये ki क्या है, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, और ये kf अंतिम गतिज ऊर्जा, ये 2 चीजें हैं, ठीक है। ये क्योंकि वस्तु का द्रव्यमान तो सेम है, ये अंतिम वेग लिया है, वेग बढ़ गया, v हो गया, तो ये अंतिम गतिज ऊर्जा, ये प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, समझ आई। तो ये अपने आप में ये
दूसरी गति हो जाए प्रारंभ, फिर K2 ऐसे लिख दीजिए, K2 माइनस K1 ऐसे लिख दीजिए, तो मतलब डेल्टा K हो जाए। कुल मिला के मतलब ये क्या हो रहा है, ये गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हो रहा है, ये गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। ये भी मत लिखो, डायरेक्टली डेल्टा K लिख दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हो गया। यही तो आपको सिद्ध करना था, चलो कर लीजिए। ये तो पहला हो गया नियत बल के अंतर्गत। अभी हम दूसरी चीज करेंगे, हम कैसी, दूसरी क्या थी, दूसरी थी परिवर्ती बल के अंतर्गत। चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको परिवर्ती बल के अंतर्गत आ जाते हैं अपने परिवर्ती बल के द्वारा, बल के अंतर्गत कार्य ऊर्जा प्रमेय का प्रूफ, ठीक है। चलिए तो ये परिवर्ती बल के अंतर्गत करेंगे, तो उसके लिए दो तीन बातें आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि यदि मैं किसी भी चीज का विस्थापन में आपका S लेता हूं, ठीक है, तो वेग बराबर क्या हो जाएगा, विस्थापन परिवर्तन की समय दर को वेग कहते हैं, तो ये हो गया, क्या हो गया ये, ओके। और त्वरण बराबर क्या हो जाएगा, त्वरण A बराबर हो जाएगा dv बट्टे dt, ये तो आप जानते ही हो। और कार्य बराबर W बराबर होता है F S होता है, तो इसी चीज को यदि हम इसको लिखेंगे dw बराबर लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका F इंटू ds, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये क्या है, ये है, और इसका मतलब F इंटू ds लिखा हुआ है, तो ये इसका मतलब ये है कि ये क्या है dw का मतलब क्या है, ये w यानी कार्य, ये सूक्ष्म कार्य हो गया और ये कार्य होगा नॉर्मली, कोई दिक्कत नहीं है। जब हम इसमें एक लिमिट लगा लेंगे तो इसका मतलब ये हो गया कि ये पूरा अपने आप में कार्य बन गया, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरी चीज, और यदि dk लिखा हुआ है, इसका मतलब केवल dk लिखा हुआ है, तो इसका मतलब हम डेल्टा k भी लिख सकते हैं। ये चीजें, इसका मतलब सूक्ष्म अंतर, ये सूक्ष्म कार्य में सूक्ष्म अंतर, ठीक है, कार्य में सूक्ष्म अंतर, ठीक ठीक, ये आगे समझ में। चलिए अब इन चीजों को समझ में आ गई तो फिर बाकी सबको समझ में आ जाएगा। चलिए आगे देखिए, तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं कि इसमें थ्योरी वगैरह कुछ मत लिखो, वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, तो भैया काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है 1/2 mv², ये फॉर्मूला होता है। इसका क्या कर रहे हैं, समय के सापेक्ष हम इसका क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, अवकलन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, अवकलन। तो t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा, dk/dt, और ये 1/2 m मैंने क्या ले लिया, कांस्टेंट मान लिया, तो ये v² का क्या हो जाएगा, 2v हो जाएगा, साथ में dv/dt आ जाएगा। क्यों, क्योंकि हम k का कर रहे हैं, ठीक है, k का t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, यहाँ पे इसको वेरिएबल माना है हमने, तो dv/dt आ जाएगा, ठीक। चलिएगा, अब आप लोगों को पता है कि भैया dk/dt बराबर क्या हो जाएगा, ये देखिए 2 से ये 2 कट गया, ये 2 से ये 2 कट गया, तो mv इंटू dv/dt हो जाएगा। तो dk/dt बराबर mv, और ये क्या हो जाएगा, ये अपने आप में त्वरण हो जाएगा, त्वरण। और dk/dt बराबर ये ma इंटू v, m और a को, और ma क्या होता है, अपने आप में बल होता है, तो dk/dt बराबर क्या हो जाएगा, f, ये हो जाएगा v। इसको इधर ले जाइए, इसको इधर ले जाइए, तो क्या हो जाएगा, देखिएगा ध्यान से, इसको इधर ले जाएंगे तो हमारा हो जाएगा dk बराबर f इंटू वी इंटू dt, ये आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहां तक तो कोई समस्या नहीं है। dt को मैं इधर ले गया, ठीक है। अब यहां से कुछ आपको समझ में आ रहा है कि क्या बन सकता है, v बराबर आपका होता है ds, हाँ, v बराबर क्या है, नॉर्मली v बराबर ये क्या है, dk/dt बराबर f इंटू v बराबर क्या, ds/dt लिख देंगे हम, विस्थापन परिवर्तन की समय दर को ये कहते हैं, ये dt आ जाएगा। अब dt से dt कट जाएगा, तो dk बराबर, सॉरी ये आ गया, देखिएगा ये dk बचा है ना इधर, तो dk चल रहा है, तो dk बराबर f इंटू ये वेग की जगह पर ds/dt लिख दिया, और इसका ये तो जो का त्यों रखा रहने दीजिए,
डी एस। अब देखिए क्या बचेगा नॉर्मली, जो dt से dt कट जाएगा तो ये क्या बचेगा, ds बचेगा। इतना आ गया। और यही चीज तो मैंने आपको बताई थी, ये क्या होगा, डेल्टा के हो जाएगा। क्यों, देखिएगा, हमने माना कि हमने क्या मान लिया, माना कि यहां पर ये s है ना, s विस्थापन है, तो विस्थापन हमने मान लिया, विस्थापन को भी दो हिस्सों में मान लिया। ये आपका कि नॉर्मली यहां पर था, कोई वस्तु यहां पे थी और यहां से बढ़कर यहां पर हो गई, तो इसके विस्थापन s आया। तो जब ये यहां पर थी तो इसका वेग मैंने क्या मान लिया, u था, और यहां पर जैसे हमने इस पर कोई फोर्स लगाया तो इसका वेग u से बढ़कर क्या हो गया, v हो गया। इसका द्रव्यमान m, इसका भी द्रव्यमान m, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अभी इसकी जो प्रारंभिक ऊर्जा थी वो कितनी थी, के आई, ठीक है, के आई बराबर 1/2 mu² है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी के एफ बराबर 1/2 mv², ये पहले जैसा बन रहा है ये कंडीशन, ठीक है। लेकिन हमको यहां से इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि हम क्या कर रहे हैं, हमने माना कि भैया प्रारंभ में ऐसा कर दो, प्रारंभ में इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, प्रारंभ में इसकी गतिज ऊर्जा बराबर के आई, और वेग बढ़ने पर यानी कि परिवर्ती बल द्वारा वस्तु के वेग में परिवर्तन v हो जाने पर अंतिम गतिज ऊर्जा, ये हमने मान ली के एफ, ये आ गए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तब अब इससे हम क्या करेंगे, इसको एक समाकलन का रूप दे दीजिए। यहाँ पे गति ऊर्जा में कितना परिवर्तन आया, के आई से ये हो गई के एफ, और ये हो गया के, ठीक है, डी के बराबर, और ये आपका इसका भी समाकलन रूप दे दिया हमने। इसमें हमने क्या करा, विस्थापन लिख दिया, एस लिख दिया, ये विस्थापन का चेंज हो गया, ठीक है। तो अपने आप में देखिएगा, ध्यान से देखेंगे तो इसका मतलब ये हो गया, ये के समाकलन रूप देख लीजिए इसका, तो इसको हम के आई और यहाँ पर के एफ लिख देंगे, इसको एफ बाहर लिख देंगे, ये अपने आप में क्या आ जाएगा, डी एस आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ये एस हो गया, ठीक है। तो अब देखिएगा एफ एस क्या होता है, एफ एस अपने आप में क्या है, नॉर्मली हम इसको हम क्या लिख देंगे, इसको हम कार्य लिख देंगे, ठीक है, ये तो अपने आप में कार्य हो गया। और इसको क्या लिख देंगे, इसको ये देखिएगा, यहां से आप यहाँ पे लिख दीजिए, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस के आई बराबर ये कार्य हो गया। तो इसको क्या, डेल्टा के बराबर डब्लू, अर्थात डब्लू बराबर डेल्टा के, यही तो प्रूव करना था आपको, यही कार्य ऊर्जा प्रमेय होती है। बस आपको यहां से देखिएगा, इस वाली लाइन से भी आप डायरेक्टली यहां पर लिख सकते हो क्या, डेल्टा के बराबर डब्लू, ठीक है, ठीक, यहां से भी डायरेक्ट लिख सकते हो। लेकिन मैंने ये 2-3 लाइन बताई हैं, इसमें समाकलन, या आप दोनों पक्षों का समाकलन का साइन लगा दो, डी के बराबर एफ इंटू डी एस, समाकलन लगा दिया तो ये अपने आप में क्या, डेल्टा के बन जाएगा, और ये अपने आप में क्या बन जाएगा, डब्ल्यू बन जाएगा। ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अपना चलो इस पर कुछ मत लगाओ, इस पर कुछ मत लगाओ, ये तो अपने आप में कार्य का फॉर्मूला बनता ही बनता है, ये अपने आप में क्या बनता है, कार्य का फॉर्मूला बनता है। और ये अपने आप में क्या है, काइनेटिक एनर्जी, प्रारंभ में काइनेटिक एनर्जी की आई थी, अंतिम काइनेटिक एनर्जी के एफ हो गई, तो इसका मतलब डी के का मतलब उसमें परिवर्तन कितना हुआ, के एफ माइनस के आई, इतना परिवर्तन आ गया, ये आ गया, ये तो डब्ल्यू है, ये आपका एफ डी एस क्या है, डब्ल्यू, ठीक। चलिए जल्दी से कर लीजिए, जल्दी से इसको कर लीजिएगा, बहुत ही प्यारा सवाल, बहुत ही प्यारा क्या है आपका ये प्रूफ है। आई होप आप समझ पाए होंगे, ठीक है। इसमें 2-3 पॉइंट और हैं कि भैया यदि आपका एफ बल द्वारा आपके गतिज ऊर्जा में परिवर्तन आपका 0 है, ये परिवर्तन 0 है तो कार्य भी 0 आएगा। जब परिवर्तन, ये गतिज ऊर्जा में परिवर्तन आपका 0 आ जाएगा, वही चीज मैं बताई थी आपको कि भैया डेल्टा के बराबर यदि 0 आएगा तो डब्ल्यू बराबर भी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब यदि बल द्वारा किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा में यदि परिवर्तन शून्य रहेगा तो उसके द्वारा किया गया कार्य भी शून्य हो जाएगा,
ठीक है, तो ये सारी कुछ 2-3 पॉइंट हैं, बस इतना ही आपको करना है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों तक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलेंगे कुछ ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।